हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है आपको रिवाइज कर लेनी है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको जो है खुद से पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा होगा अभी, लेकिन हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि आपको जो मैथ के बेस्ड क्वेश्चंस हैं ना, वो आप अपने आँखों से एक बार देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जो वो होता है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो आप जो है फेस ना करें, है ना। तो चलिए देखते हैं। हमने कल पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस कर लिया था, और आज हम देखेंगे कि आगे के 25 क्वेश्चन जो है वो कैसे रहते हैं। और अगर आपको वीडियो जो है समझ में आती है तो आप कमेंट में अपने जो है फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ समझ में आ रही है। अगर नहीं आती है तो वो भी लिख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे कमी है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तो वो भी बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पास है कि x1, x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो कितने दिनों में जो है पूरा हुआ काम, जो है कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता है कि x1, x2 और x3 है। ये क्या कर रहे हैं कि 90 दिन, 45 दिन और 67.5 दिन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको तो पता है कि एलसीएम लेना है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वैल्यू को सिंपल करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे 67.5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे ना, अगर आपको ऐसा कोई वैल्यू मिलता है ना कि आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रहा है, जैसे 35.5 हो गया, कुछ मतलब कुछ भी मिल रहा है, पॉइंट में मिल रहा है, तो आपको क्या करना है ना कि उसको 2 से गुणा करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, सभी में 2 से गुणा कर देंगे। देखिए अगर आप 2 में से गुणा कर रहे हैं ना, तो सभी में 2 से गुणा होगा। मतलब देखिए इसमें भी 2 से गुणा होगा, इसमें भी 2 से गुणा होगा, इसमें भी 2 से गुणा होगा, और इसमें भी 2 से गुणा होगा। तो जब हम करेंगे तो x1 का यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि भाई ये 180 दिन है, और ये जो है 90 दिन है x2 का, और ये जो है 67 दूनी होता है, 7 जो 6 दूनी 12, 134, 135 हो जाएगा। ये निकल के आ गया इनका दिन। तो आपको याद रखना है कि आपने 2 से गुना किया है, तो लास्ट में जो भी बचेगा उसमें हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, है ना। 2 से भाग करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। देखिए एलसीएम लेने का तो अप्रोच बहुत तरीके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो लगता है ना वही बेसिक तरीका से ही लेंगे। नहीं तो हम तो यहाँ पे बता भी सकते हैं आपको कि कैसे लेना है। अगर आप मान के चलिए करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 45 सभी में कॉमन आ रहा है। 45 चौका जो है 180 होता है, 45 दूनी 90 होता है, 45 तियाँ 135 होता है। देख रहे हैं कि 45 45, तो 45 तो आपका आएगा ही आएगा। अब देख रहे हैं कि ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो देखिए ज़्यादा वाला हम लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 4 है, 4 वाले ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक बार 3 लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना आया, यहाँ पे टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 45 चौका 180, और 180 18 तियाँ 54, ये 540 आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। तो आपको क्या करना है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि तो तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से, देखिए यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया है, तो ये 13.5 नहीं लेना है, नहीं तो आपको गलत आ जाएगा ना। 13.5 से 2 से गुणा करेंगे तो 26-27 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो जो 27 दिन पहले इसने काम छोड़ा है x2, तो हम क्या करेंगे कि 27 दिन काम को करा देंगे उसके इफ़िशियंसी से। तो उसका एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। अगर ये टोटल वर्क है, इससे हम भाग देंगे, 180 से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा। ये x1 है और ये x2 है, 9 छक्के 54, और 135 से 5, 4 से 4 पंचों का 20 जा रहा है, 4 3 12, 4, हाँ, तो ये 4 बार में जा रहा है। देख सकते हैं ये x1 का एफिशिएंसी हो गया, ये x2 का हो गया, ये x3 का है। तो ये क्या दे रहा है कि x2 जो है ना, ये काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। यानी 13.5 हमारा जो है 27 है, जो कि हमने 2 से गुणा कर दिया। तो 27 दिन का काम हम करवा देंगे, इसे छोड़ के बोलेंगे कि भाई तू छोड़ के मत जा, तू कर ही दे। तो x2 जो है 27 के अपना जो है दिन में 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितना होगा, 27 छक्का 162 होता है। तो क्या करेंगे कि 162 काम जो है इसमें जोड़ देंगे हम। 2 6 4 10, 5 1 6 1 7, 702 हो रहा है। तो 702 हो रहा है यहाँ पे।
तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो अब ये 702 है ना आपका, ये टोटल वर्क हो चुका है। अब यह क्या करना है कि जितने भी सभी के एफिशिएंसी हैं जोड़ के आपको भाग दे देने हैं। 6 4 10 3 13, 13 5 65, 65 हो गया, और 5 हो गया 52, 13 चौका 52। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पे 2 2 से गुणा किया है, तो ये जो है आपका टोटल दिन नहीं आया है अभी। ये जो है आपका यहाँ पे भाग देने के बाद आएगा आपका 27 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देखते हैं शायद नीचे हो सकता है कि नीचे मैंने लिख रखा हो। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के ऑप्शन को वहाँ पे लगा देंगे, एडिटिंग करते टाइम हट चुका है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। आपको क्या करना होता है कि 32% अंक प्राप्त किए हैं तो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये करना होता है ना कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना होता है कि जो अनुत्तीर्ण होता है ना तो उसको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, और अगर वो ज़्यादा लेके आ रहे हैं ना तो क्या करते हैं कि जो अनुत्तीर्ण हो रहा है यानी यहाँ पे 15 अंकों की कमी हो रही थी, इसको जोड़ देते हैं, और जो ज़्यादा लेके आता है ना तो उसको घटा देते हैं। यानी हम इक्वेट करते हैं कि पास मार्क कहाँ तक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि वो 32% जो है प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। हमें इसे पास कराना है किसी भी हालत में, तो हम 15 अंक दे देंगे इसे, और क्या करेंगे कि बराबर जो हो जाएगा 57% अंक प्राप्त करता है। यहाँ पे 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने आवश्यक 10 अंक अधिक मिलते हैं। भाई 10 अंक हमें अधिक नहीं मिलवाने हैं, इसे हमें केवल पास कराने हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी पास हो रहा है, यहाँ भी पास हो रहा है, तो हमने इक्वेट कर दिया है। तो परसेंटेज वाले को एक तरफ के ले जाएंगे और ये जो है अंक को एक तरफ लाएंगे। तो 10 को इधर लाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इधर 32 को इधर लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा। यानी 25% का वैल्यू जो है 25 है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको जो है क्या पूछ रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक जो है 1% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप 1% का निकालेंगे तो 25 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, तो एक का एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं परसेंटेज का वैल्यू जो है 1 है, 1% का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे पुट करते हैं चाहे यहाँ पे पुट करते हैं, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो 32 गुणे 1 प्लस 15, तो 32 प्लस 15 बराबर 47। उसे 47 अंक चाहिए अगर उसे उत्तीर्ण होना है परीक्षा में। तो अगर आप यहाँ पे भी करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं, परसेंटेज का वैल्यू 1 पुट करते हैं और 10 करते हैं, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं ईजिली। तो काफ़ी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ पूछ सकता है जो कि हम आप इसको बताना चाहते हैं कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, ये पूछ लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 25% निकाला कि 25% जो था 25% के बराबर, 25% जो था 25 के बराबर था। तो यहाँ पे पूछता कि टोटल अंक कितना है ना, टोटल फुल मार्क्स पूछ देता है। तो फुल मार्क्स आपका कितना होता है, 100% होगा। तो 100% यहाँ पे होगा। 100% के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो फुल मार्क्स उसका 100 है उस परीक्षा में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आपने देखा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि कोई 1 रुपया रहा होगा, प्रिंसिपल है ये क्या है कि 7 गुना हो जा रहा है, यानी ये 7 हो गया, ये अमाउंट बन गया। ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है।
और ये जो यहाँ पे इनका डिफरेंस है 6 देख रहे हैं, ये जो है एसआई है। क्या है? ये जो है एसआई है, ये ब्याज मिल रहा है इस पे। तो बोल रहा है कि 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर स्वयं का कितना हो जाएगा। तो ये कितना है? ये 10 वर्षों में था, ये 10 वर्षों में था। तो अब ये बोल रहा है कि 20 वर्षों में ये ही धन कितना हो जाएगा। तो देखिए, जो 10 वर्ष से 20 वर्ष हो रहा है, यानी कितना गुना हो रहा है। यहाँ पे जो है 20 वर्ष निकाल रहे हैं तो ये 2 गुना हो रहा है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा आपका। जो एसआई है 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये 13 गुना आपका मिलेगा, क्योंकि ये 12 है, हमने एक में जोड़ दिया तो यहाँ पे 13 है, तो आपका जो है ये 13 गुना हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक गोले की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। गोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो जब आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने बहुत फोकस किया था इस बात पे कि जब मेंसुरेशन में आपको कहीं भी पाई दिखे ना, तो सबसे पहले आपको जाना है 11 के मल्टीपल पे। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। 8 1 9। हम क्या करते हैं 11 के मल्टीपल के लिए, फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि 0 और 11 देखते हैं कि अंतर अल्टरनेट नंबर जो है ना 8 1 9, और फिर 9 में से 2 को घटाएं तो हमें 0 और 11 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 6 1 7, 7 में से 7, ये 0 है, होल्ड करते हैं अभी इसे, ये हो सकता है। 4 1 5 और फिर 5 घटेगा तो ये भी 0 हो रहा है, इसे भी होल्ड करते हैं। और 6 1 7, 7 में से 9 घटेगा, -2 नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन कट चुके हैं, अब इसी दोनों में है। तो आपको जो है अगर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे ना तो 35 है, यानी ये क्या है 7 का फैक्टर है। 7 × 5 यानी 7 आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लिखने जाएंगे तो r² होगा, तो 2 बार लिखा जाएगा ना भाई। 3.5 मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 4πr², यानी कि r² जो है r गुने r 2 बार लिखा जाएगा। तो 22/7 लिखते हैं तो एक ही 35 कट पाएगा, लेकिन एक तो 35 रहेगा ना। तो हमें क्या करना है कि हमने देखा कि यहाँ पे 3.5 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 का मल्टीपल देख सकते हैं। तो अगर हम इसे चेक करते हैं, 7 दूनी 14, 3 36 हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी गया। तो ये तो होना ही होना है। तो चलिए देखते हैं, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, तो ये हो गया। आपको पेन भी नहीं लगाना है इसमें, बस मैंने इतना एक्सप्लेन किया इसलिए इतना आपको लग रहा होगा, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। अगर ये पहले बार में ये कट गए थे दोनों ऑप्शन, फिर हमने चेक किया 7 का डिविजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे 35 था, तो फिर ये भी कट गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बस जो है अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी है? देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि जैसे कि पहले कुछ एस चाल रहा होगा और फिर जो है वो चाल जो है बढ़ा दे रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर दे रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर दे रहा है, और कुछ टाइम में डिफरेंस आ जा रहा है। जैसे कि टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 मिनट देरी हो रहा है, यानी 60 मिनट देरी हो सकता है या 60 मिनट जल्दी पहुंच सकता है, तो ये टाइम डिफरेंस हो गया ना। तो टाइम डिफरेंस, तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कि, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि एक फार्मूला को नोट कर लेना है अपने कॉपी में ना, S × S प्लस। अब क्या होगा कि जो स्पीड इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज या जो डिक्रीज होगा, आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, और जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये यहाँ पर भी आएगा, और गुणा टाइम डिफरेंस। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बस जो है अपने निर्धारित समय में 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक पहुँचने के लिए उसकी सामान्य चाल मानी चलिए एस रही होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। तो बस की सामान्य चाल ज्ञात करें, यानी एस की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 300 है। और एस क्या है भाई, एस
अभी एस ही है, और हमने यहाँ पे आपको बोला था कि एस प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि 10 इंक्रीज हो रहा है इसमें, और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। टाइम डिफरेंस कितना है, मिनट में दे रखा है, लेकिन ये 60 मिनट 1 घंटे के बराबर, सभी जगह घंटे की बात हो रही है, आवर की, तो हम यहाँ पे 1 घंटे लिख देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि सिंपली इसको 10 को उधर लेके जाना है, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा, और यहाँ पे s इंटू एस प्लस 10। अब आपको देख रहे हैं कि इसे अब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वैल्यू पुट कर लीजिए ऑप्शन से और इसे 3000 को सेटिस्फाई कीजिए। s की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे कि 3000 आ जाएगा। अगर हम 60 रखते हैं तो क्या हो सकता है, 60 गुणे 70 हो जाएगा, 60 प्लस 70, तो ये तो 4200 आ रहा है दोस्तों, ये तो हो नहीं सकता है। तो 4200 आ रहा है, तो हम इसको रखते हैं और हम चलते हैं कि क्या 40 हो जाएगा, तो 40 50 नहीं, ये तो 2000 हो रहा है, तो इससे और बड़ी वैल्यू चाहिए। तो और बड़ी वैल्यू यही है, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे तो 2000 आ रहा है 40 पे ही, तो ये होगी। देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 50 और 50 प्लस 10 60, तो 3000 आपका आ गया ना। तो ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार जो है 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए 22 विद्यार्थियों का औसत भार तो 42 तो है ही, 42 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कितना ज़्यादा कितना कम लेके आया है ना। तो आते हैं तो भाई कुछ लोग आएंगे तो यहाँ पे प्लस लिख ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि भाई एवरेज तो 42 है, लेकिन ये लेके आ कितना रहा है, लेके आ रहा है ये 33 लेके आ रहा है, यानी कितना कम लेके आ रहा है -9। और ये जो है कितना कम लेके आ रहा है 39, तो ये जो है 3 कम लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें ऐसे कर लेते हैं, और ये जो है ना अब 24 लोग हो गए, 24 लोगों में बट जाएगा। तो 42 प्लस 9 3 12 माइनस हो गया है, और यहाँ पे 24, तो 12 दूनी के 24 एक है, और इसे आप भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 42 यहाँ पे माइनस था 0.5, तो देख सकते हैं कि 41.5 आपका आंसर आ चुका है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 रुपये और 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना हो जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो ये पहला वर्ष हमने लिख लिया, ये दूसरा वर्ष लिख लिया, ये हमारा SI है, ये हमारा CI है। तो आपको पता है कि जब SI होता है तो वो भाई बराबर बराबर लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो बदलता रहता है, लेकिन जो साधारण ब्याज है वो तो भाई आज सही लग रहा है तो कल भी सही लगेगा, सही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए 10% है तो आपको पता ही है कि वो सक्सेसिव की तरह से बढ़ता है, लेकिन SI जो है एक अपना जो जो है 10% है, तो भाई वो 10% ही बढ़ता रहेगा ना। तो आपको पता है कि मान के चलिए आज पहला वर्ष में 100 ब्याज लगा SI में, तो दूसरा वर्ष भी 100 ही लगेगा ना। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, देखते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है 12,800 है 2 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो देखिए 2 साल का साधारण ब्याज है तो हम यहाँ से 2 से भाग दे देंगे क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 2 छक्का 12 और 6400 हो गया। तो 6400 यहाँ भी रहा होगा, 6400 यहाँ भी रहा होगा। SI हो या CI हो, पहला वर्ष जो है बराबर होते हैं, यहाँ पे CI भी रहेगा। लेकिन अब जो है ना, देख रहे हैं कि यहाँ पे 14,400 है और 6400 हमने लिख लिया है, तो दूसरे वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ से 6400 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको, तो 0,0,0,8, तो यहाँ पे जो है आपको 8,000 बच रहा है ना, 8,000 बच रहा है।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको मूलधन निकालने के लिए पहले रेट निकालना होगा। तो रेट कैसे निकलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अंतर है आपका। तो 0, 0, 6, 1, 16, 1600 अंतर है कितने पे, 6400 पे ब्याज मिल रहा है। 1600 कितने पे ब्याज मिल रहा है, 6400 पे। 100 इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 16 चौका 64, 4, 25 चौका 100। तो ये जो है 25% हो चुका है। तो ये 25% आपको मिल गया। आपको SI पता ही है, SI आपका 6400 है, तो आप मूलधन निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे निकलेगा। SI आपको पता है कि 1 वर्ष का 6400 है। P आपको पता नहीं है। R आपको 25% पता है, समय एक ही है और ये 100 है। 25 चौका 100 है, 64 से गुणा कर देंगे। 0, 0, 4 चौका 16, 4 चौका 24, 1 25, 25600 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें ले रखे हैं मैंने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको करा रखा है। तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो मैंने ये बोल दिया कि ऐसा जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको जो है आपका दिमाग यहाँ पे आना चाहिए कि ये जो है साधारण ब्याज है और ये जो है उसकी धनराशि यानी ये P है। तो यहाँ पे दो करते हैं, SI बराबर P R T कितना है बे, 20 है, 100, 5, 20 हो जाएगा, 20 R = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि जब आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इससे क्वेश्चन मिलना तय ही है, मान के चलिए, क्योंकि ये ट्रेंड आप देख ही सकते हैं कि ये जो है पेपर में रिपीट हो रहा है। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 है। उस समूह में एक नए शिक्षक शामिल होने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए शिक्षक, देखो भाई 22 को तो 64 था ही, 64 था और 64 लेके आएगा ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 64 आपको ऐसे लिख लेना है। और क्या हो रहा है कि भाई एक शिक्षक और आ रहा है, यानी 22 से 23 हो गए, यानी 22 से 23 हो गए। और ये क्या हो रहा है कि एक का वृद्धि हो रहा है ना, एक का वृद्धि हो रहा है। तो सब में एक एक होगा, तो 23 गुणा 1 होगा, 23 गुणा 1 होगा, इसका मतलब 23 होगा। तो यहाँ पे आपको 23 जोड़ देना है, 4, 3, 7, 14, 8, तो 87 हो जाएगा। तो आप जो है बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा ना। तो मुझे पता है कि आप जो है इसको रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करना चाहेंगे, और ताकि आपकी भी समय बहुत कीमती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए भाई, स्पीड है, ट्रेन है और एक आदमी है, मैन है। तो मैन का x है, तो ये 5 गुना है, 5x है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है ना। कैसे चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मैंने बोल दिया कि विपरीत दिशा होता है तो रिलेटिव स्पीड आपको जुड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, 5x + x, ये चाल हो गया। दूरी कितना है, 600 है, 600 चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली कट कर देना है 30। तो 6x = 30 हो गया, 6 × 5 = 30, x = 5। तो आपको देख रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की चाल हमने यहाँ पे 5x मानी थी, x की वैल्यू 5 है। तो 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकेंड है ना। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब मान के चलिए मीटर हो और सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड में आता है, लेकिन आपको जब इसे ऑप्शन में देख रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको क्या करना होता है कि 18/5 से गुणा कर देना होता है, 90।
तो यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है आपका ये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। मिल्क एंड वाटर 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। यहाँ पे आपको दूध मिलाया जा रहा है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। देखिए मिश्रण के रूप में कितना दूध मिलाया गया, तो यहाँ पे तो दूध मिलाया गया भाई 8 मिलाया गया है। 8 मिलाया गया ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं 8 जो है 3/5 मिश्रण है। 100 5 20 8 दूनी का 16 160 कहाँ पे आ रहा है, 160 यहाँ पे आ रहा है। तो काफ़ी छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। 16/25 पे बेचने पर हानि होती है, मतलब क्या हुआ है कि MP रहा होगा, एक SP रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का, अरे ये तो दे ही दिया भाई, देख रहे हो, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, है ना, देख रहे हो। तो ये जो है आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि तो यहाँ पे 25 16 ये तो दे ही रखा था यार, ये क्वेश्चन लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 कर्मचारियों की औसत आय जो है K है, और यदि प्रबंधक की आय को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आय जो है 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है तो K का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे तो कर्मचारी है भाई, 35 कर्मचारी हैं जिसका औसत आय K है। यहाँ पे कर्मचारी हैं, कर्मचारी, यहाँ पे प्रबंधक है, प्रबंधक, इसका कितना दे रखा है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो प्रबंधक की आय कितनी है, 54,000 है। औसत आय कितनी हो जाती है, आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली एलिगेशन ही है। यहाँ पे कर्मचारी कितने थे, 35 थे। यहाँ पे प्रबंधक कितने थे, एक था, एक ही प्रबंधक का मिलाया गया। तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो इधर से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 में से 3, 35 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 35 का वैल्यू 35,000 है, यानी 1,000 गुना है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। तो क्या पूछ रहा है कि K का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है कि इसका जो एवरेज था ना वो कितना था। तो आपको पता होगा एलिगेशन में कि जब एक साइड बड़ा होता है तो एक साइड छोटा होता है, मतलब ये बीच में रहता है ना, बीच में। एलिगेशन का मतलब क्या है कि आप एक वैल्यू को बीच में रखते हैं, यानी ये 54,000 है तो ये छोटा होगा इसे, तो 1,000 घटा दीजिए 19,000 में से। जब 19,000 में से 1,000 घटाएंगे तो ये 18,000 बच जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। P और Q मिलकर एक काम को जो है 30 दिनों में कर रहे हैं। P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर रहे हैं। Q और R मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में कर रहे हैं। R और P मिलकर उसी काम को जो है 150 दिनों में कर रहे हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपसे बोला था कि आपको ऐसा वैल्यू दिखे ना तो आप क्या कीजिए कि 2 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। आपका 60 हो जाएगा P प्लस Q, 74 75 हो जाएगा ये Q प्लस R, और 115 दूनी 300 हो जाएगा। और इनका टोटल वर्क भी देखेंगे तो 300 ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे कट रहा है। 60 से 5 बार में कट जाएगा 300, 75 से 4 बार में कट जाएगा 300 से 1 बार में, है ना।
एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए फास्ट तरीके से। तो P और Q का आ गया 5 एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ये इसका 4 आ गया, इसका 1 आ गया। तो जब आप इसे जोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि दो P है, 2 Q है, 2 R है, 2 कॉमन ले लेते हैं, P प्लस Q प्लस R कर लेंगे। और जो ये 5 4 9 1 10 एफिशिएंसी जो है 10 है ना, तो P प्लस Q प्लस R जो है कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 से भाग दीजिए, 5 60। लेकिन आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर रखा है, तो आपको यहाँ पे 2 से भाग देना होगा। तो ये भी सिंपल ही था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो ये है क्वेश्चन, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए कुल वस्तु मान के चलते हैं, हमारे पास 100 वस्तु था, 100 वस्तु था, 70% जो था, मतलब इसका 70% कितना हो जाएगा, वस्तु 70 ही हो जाएगा। इसको जो है लाभ पर बेचा जा रहा है 20%, यानी 20% 1/5 करेंगे। और क्या है कि शेष वस्तु जो है ना, शेष वस्तु कितना बचा आपको, 30 बचा, यानी 70 हो गया तो यहाँ पे 30 ही बचा है, 30 है ना। तो 10% हानि पर बेचा। देखिए जब हानि पर बेचा जाएगा ना तो आपको माइनस करना होगा, यानी जब आपको लाभ दे रहा है तो वहाँ पे प्लस करना है। ऐसे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इसको नोट कर लेना चाहिए ना। तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे आपको हानि हो रहा है, और 30 वस्तु पे हो रहा है, और कितना हो रहा है 1/10। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 14 में से 3 घटेगा 11 हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। थोड़ा मैं धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा गले में दिक्कत है आजकल। तो निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मंशा 12,000 रुपये और 14,000 है, तो मूलधन कितना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि 1 वर्ष है या 2 वर्ष है। एसआई जो होता है भाई बराबर होता है, तो 2 वर्ष यहाँ भाग देंगे, यानी 6,000 यहाँ भी मिलेगा, 6,000 यहाँ भी मिलेगा। अब देखिए सीआई का 1 साल का तो और एसआई का दोनों का बराबर रहता है, लेकिन दूसरे वर्ष बाद जो है ये अपना यहाँ से घटाएंगे, 6,000 घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 8 8400 हो रहा है, 8400। आपको पता है कि मूलधन ज्ञात करना है तो आपको रेट निकालना पड़ेगा। रेट कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आपको 1 साल का जो है इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2400 हो रहा है, 2400 इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना 6,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आपको बस बहुत ईजी है क्वेश्चन, 40% हो गया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है एसआई दे रखा है, आपको मूलधन निकालना है। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई हो गया 6,000, पी आपको पता नहीं है, आर आपको पता है, टी 1 साल का है, 100 है, तो ये कट गया इससे, ये 4 से 15 चौका 60 यानी 1500 हो गया। अब ये एक जीरो जाएगा यहाँ पे, 15,000 हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आप देख रहे हैं पैटर्न को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, बस इसीलिए ये सीरीज कराया जा रहा है कि आप पैटर्न को पकड़िए। तो यहाँ पे क्या है कि भाई साहब अरविंद एक काम को जो है 20 दिनों में और बख्शी जो है 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो शेष काम का अंश पूछ रखा है। बस कुछ नहीं है, अरविंद जी हैं, एक बख्शी जी हैं, 20 और 22 दिनों में काम कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम 220 हो जाएगा आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ देख रहे हैं कि 11 दूनी है और यहाँ पे जो है 10 दूनी है, तो 2 ही कॉमन है, और 11 10 11 10 2, तो इतना ही आएगा। आप देख लीजिए करके, है ना, थोड़ा फास्ट करने की सीखिए और कोशिश करिए कि एलसीएम फास्ट निकाले। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 22 10 हो जाएगा, तो 5 दिनों तक काम किए हैं, तो 21 क्या बोल रहा है कि 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं
तो काम का अंश, तो शेष काम का अंश कितना है? ओके ओके, तो यहाँ पे 21 से 5 से गुणा कर देंगे 105। तो शेष काम का अंश के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 105 घटाएंगे तो 115 बच जाएगा। 115 बट्टा में 220। तो देखते हैं कि इसका ऑप्शन कहाँ पे गया भाई, इसका ऑप्शन है क्या यहाँ पे? हाँ यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं कि हम भी सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो 23 पाँच 115 होता है और 44 पाँच 120 होता है। ये सभी चीज़ें वैल्यू आपको पता है कि मैं कैसे कर ले रहा हूँ, तो ये काफ़ी रिपीट होता रहता है। 115 जो है काफ़ी रिपीट होता रहता है, आपको भी पता, और 220 भी काफ़ी रिपीट होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये वैल्यू जो है एक रिपीट होती रहती है। 180 रिपीट होता है, 36 पाँचे 180 होता है, 45 चौका 180 होता है, 28 चौका 112 होता है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू जो होते हैं ना, काफ़ी रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन में। तो ये आपको करते करते चीज़ें याद हो जाती है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ। तो यहाँ पे चलते हैं कि देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य जो है 6600 रुपये और जो है 57 सॉरी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और 4752 रुपया है। तो छूट प्रतिशत, देखिए ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं भाई, डायरेक्टली यहाँ पे कीजिए ना, घटा दीजिए। 8 हो गया, और यहाँ पे क्या है कि 9 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया कि 15, 8 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, तो ये 18, 48 हो गया। कितने पे मिल रहा है छूट? 6600 पे। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं तो बेसिक जैसे ही करने चाहिए। मैंने यह बार बार बोला है कि आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 से कट जाएगा तो 11, 7, 11 छक्का 66, 8, 11 बटा 88, 14 12, 4, 48, 6 8 48, तो 28 कहाँ आ रहा है? 28%। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए दे रखा है कि एमपी है और यहाँ पे एसपी हो रहा है। क्या है कि पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेच, देखो भाई 5 में बेच रहा है, 12 की अंकित मूल्य है इसका, तो 12 अंकित मूल्य था, 5 में बेच रहा है और उसे 50% की हानि है। तो क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो आपको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बता रहे हैं कि आपको पता ही होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए इसे मिलाते हैं कि आपके पास जैसे कि 40 रुपया एसपी दे रखा है और आपको 10% या 20% की हानि दे रखी है, लॉस दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। तो आप सीपी कैसे निकालते हैं? आप तो यही कहते हैं ना कि भाई लॉस है तो 1/5 है तो 4/5 हो जाएगा, तो हम उल्टा करके गुणा कर देंगे, 5/4 कर देते हैं, तो आपका जो है सीपी निकल के आ जाता है। ओके, सीपी निकल के आ जाता है। तो हम यही चीज़ करेंगे और देखते हैं कि कैसे करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे एसपी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है। तो आप देख रहे हैं कि 50% की हानि है। तो हमें कैसे पूछना है आपको, अभी मैंने बताया कि आप क्या करते हैं कि 1/2 लिखते हैं। आपने देखा कि भाई 1/2 ही होगा, आपने किया ऐसे, तो आप उल्टा करके गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 10 आपको सीपी निकल के आ गया, तो 10 सीपी निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपको ये सीपी है, आपको क्या पूछ रहा है? 6 और 5, इसी का अनुपात पूछ रहा था। 6 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ए और बी एक काम को जो है 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है 14/3 दिनों में काम कर सकते हैं, जबकि बी और सी 12/5
दिनों में काम कर सकते हैं। सी और ए उसे 16 बट्टा में कहाँ पे 16 बट्टा में 3 में काम कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए ये बता रहे हैं कि देखिए आपको 12 और 16 का तो एलसीएम पता है कि कितना है, 48 हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 दूनी का 14 है, यानी कि 2 कॉमन हो चुका है इसमें ना, तो आपको बस यहाँ पे 7 ही लेने हैं। तो कितना आ जाएगा 7 8 56, 7 चौक 28, 28 5 33 होगा, 336 हो गया। ये टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इसे मिटा लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने जाते हैं आप तो देखेंगे कि इसे 14 से काटना, 14 दूनी 28, 14 दूनी का 28, 5 14 चौका 56। और ये जो है 3 जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 14/3 को ऐसे कर रहे हैं ना भाई, तो मेरा यहाँ पे आया 24। अब इस 3 को इधर भेज देंगे तो 24 को इधर भेज दें, 3 हो गया ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आ गया। और अगर इसे हम करते हैं तो 12 दूनी 24 और 24 हो गया 9, यानी 96 हो गया, 12/96। और ये 5 यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे अगर 16 से करें तो 16 दूनी का 32 और 1 हो गया, 3 यहाँ पे चला गया। तो देख सकते हैं कि इसका जो है 72 आ गया, 28 5 140 आ गया और 21 63 आ गया। तो 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि ए 2 आ रहा है ना, बी 2 आ रहा है, सी हमने जो कि पिछले क्वेश्चन में कर रखा है, कुछ देर पहले आया था। तो ए बी सी आपको इन सभी एफिशिएंसी जोड़ देना है, 2 3 5 हो जाएगा। और 7 4 11 6 7 है ना, और 1 है तो 2 हो जाएगा, 275। तो ए बी सी अगर निकालते हैं तो 275 बटा में 2, तो इन सभी का एफिशिएंसी आ गया। तो बोल रहा है कि 2 दिनों में जो है काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो 2 दिन करवा देंगे इन सभी को। इतना कर रहे हैं, 275 कर रहे हैं, तो 275 बटा में हिस्सा पूछ रहा है, 275 कर रहे हैं 336। तो ये है, कहाँ गया, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ पे देख सकते हैं कि x बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे x जो है बिंदु P से, ये बिंदु P है, और x यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद जो है y भी उसी बिंदु P से चलना स्टार्ट करता है। भाई 6 घंटा तक तो ये 72 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा, और ये जो है x यहाँ पे आ चुका होगा। अब क्या है कि y यहाँ से स्टार्ट करता है, y जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, कितनी इसकी गति है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। तो y जो है x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पे मिलेगा, मतलब P से ये कितनी दूरी पे मिलेगा। तो अब क्या होगा कि भाई अब ये भी चलना स्टार्ट कर दे रहा है, और ये भी चल ही रहा है, ये नहीं ये रुक गया है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये चलना स्टार्ट करेगा ना, तब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम करना स्टार्ट कर देगी। तो 72 है डिस्टेंस, और जो है 16 इसका चाल है, और इसका जो है 4। तो हम टाइम निकाल रहे हैं, तो 18 घंटा यहाँ हो जाएगा ना। तो 18 घंटा के बाद जो है ये कौन है, ये जो है y है, इसे कैच करेगा। तो 18 घंटा में जो है करेगा, तो 16 से 18 से गुणा कर देते हैं, 16 बटे 128, अब 12, 16 12 228। तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 288, जो y जो है एक से 288 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
सारे क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं या आपने देखे नहीं हैं, सारे क्वेश्चन आप देख रखे हैं। तो बस चिल होके जाइएगा और एग्ज़ाम दे के आइएगा। 4 संख्याओं का औसत जो है आपका 4 संख्याओं का 24 दे रखा है, और प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दोगुना है। शायद हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, देखिए फिर से रिपीट हो गया ऐसा ही क्वेश्चन। तो मान के चलिए ये जो है 2 संख्याओं का औसत, ये 1 है, ये 2 है ना, और अंतिम 2 संख्याओं का मान के चलिए 3 है और 4 है। ये जो है क्या बोल रहा है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दोगुना है। मान के चलिए हम इन दोनों का x मानते हैं औसत है, तो ये दोगुना है 2x है, तो हम क्या करते हैं सम कर रहे हैं 2x x है ना, और 24 चौका 96 हो गया, 3x बराबर 96, 32 तिहाई 96, x बराबर 32। तो क्या बोल रहा है अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा उस बार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A एक काम को 7 घंटे में पूरा कर रहा है, B और C इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, C और A जो है इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो B को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। A जो है इसे 7 घंटे में पूरा कर रहा है, B और C जो है इसे 21/4 घंटे में पूरा कर रहे हैं, और C और A जो है ना इसे कितने घंटे में 7/2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तो B अकेले इसे कितने घंटे में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। 21 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा और टोटल वर्क हो जाएगा, तो 70 का 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 70 के 3 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्या करना है कि B प्लस C जो है 4 है, और C प्लस A या A प्लस C लिखे देंगे, तो ये भी 4 है ना। तो नहीं सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे 6 होगा, 6 होना चाहिए, क्योंकि 3 दूनी तो 6 होगा ना, इट्स माय मिस्टेक। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 का 21 3 दूनी का 6 होगा ना, यही मैं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए B चाहिए ना, आपको B चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि माइनस करेंगे तो C कट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि भाई A में से B को घटाना है, A माइनस B हो गया, 6 माइनस 4 तो 2 हो जाएगा। तो A कितना दे रखा है, A यहाँ पर देख सकते हैं कि A जो है 3 दे रखा है, और B यहाँ पे ये है तो 2 है। तो B को अगर आप इधर भेजते हैं तो B का माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये आके इधर माइनस में हो जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि भाई B से इस काम को पूरा कराना है ना, तो B को अकेले कराना, तो B क्या देख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है 1 है, तो B जो करेगा तो भाई 21 घंटे ले लेगा। बस बेसिक क्वेश्चन था। तो ये है लास्ट क्वेश्चन अपना, और लास्ट क्वेश्चन है तो देखते हैं इसे कि 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है ना, तो वार्षिक ब्याज की दर से क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मान के चलिए आपको ये P दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, और आपको दर पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि इसको इसमें जोड़ देना है, इसको इसमें जोड़ देना है ना, आपको अमाउंट बना लेना है। ये है प्रिंसिपल, और इसको जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो रहा है 22,000.2 0 1 2 2 3, तो ये क्या है 32,210.2 है ना, 32,210.2, 32,210.2। ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, अगर आप इसे फर्स्ट रो में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि काफ़ी टाइम लेता है, तो आराम से ही करें इसे। तो यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे, इधर आ जाएगा ना। आपको मैंने बताया था कि 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो देख सकते हैं इधर तो 11 से कट रहा है, इधर हम चेक कर रहे हैं कि 11 से कट जाएगा कि नहीं। 2 1 3 2 5 और 0 2
3 5, हाँ कट रहा है, 5 - 5 0 हो रहा है, तो हम 11 से काट रहे हैं, तो यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। यहाँ से 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 10 हो रहा है, 102 हो गया, 11 9 99, 3, 11 दूनी 22, 11 बटा 88, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप काटते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 है, 1 हो जाएगा। तो आपने जो है इतने टाइम से प्रिपरेशन की है, तो आपको तो पता ही होगा भाई कि जब यहाँ पे 2 वर्ष है, जब अर्धवार्षिक हो रहा है, तो यानी कि ये 4 वर्ष बन गया, क्योंकि जब अर्धवार्षिक की बात होती है तो रेट जो होता है कि आधा हो जाता है, और जो टाइम जो होता है उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये होगा कि आपको यहाँ पे क्वाड रूट लेना पड़ेगा, क्वाड रूट लेना पड़ेगा इधर निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये 10 का हो जाएगा, ये 11 का हो जाएगा। आपने इतने टाइम से मैथ कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि ये वैल्यू काफ़ी कॉमन है, आ भी चुकी है। तो ये 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मिल रहा है ना, 1 देख रहे हैं, 1 मिल रहा है ब्याज, तो 100, तो 10% है। तो ये दर जो है अर्धवार्षिक, इसे आप आंसर ना लगाइए, मतलब ऑप्शन में भी दे सकता है, लेकिन इसे नहीं लगाना है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक है, तो आपको जो है 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके आपका 20% आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा आज का जो है 25 क्वेश्चंस। तो बताइए कि कमेंट में कैसा लगा आपको, क्या आपको चीज़ें समझ में आती है, या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली वीडियो जो है रिवीजन पर्पज़ के लिए ही बना रहे हैं हम आपके लिए। तो बाकी चलिए पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।